किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मोगा ढाबा रामपुर में किसानों से किया संवाद। चौपाल पर चर्चा के दौरान विभिन्न नवाचारों, समस्याओं और भावी नीतियों को लेकर विस्तार पूर्वक की बातचीत। दिल्ली में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष भुटाने ने कहा, सहकारिता में तकनीक को शामिल कर पारदर्शिता को दिया जा रहा है बढ़ावा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की जताई संभावना। सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें खेती में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कृषि वैज्ञानिक किसानों से मिलने उनके खेतों में जा रहे हैं। इस कड़ी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मोगा ढाबा रामपुर में किसानों से संवाद किया। चौपाल पर चर्चा के दौरान विभिन्न नवाचारों, समस्याओं और भावी नीतियों को लेकर विस्तार पूर्वक बातचीत की। किसानों से संवाद में केंद्रीय कृषि मंत्री ने धान रोपाई की जानकारी ली। किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को बताया कि धान की 1509 किस्में रोग की समस्याएं आ रही हैं, जिस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने त्वरित वैज्ञानिकों को इस समस्या को दूर करने, नई उन्नत किस्म की उपज की जानकारी देने और रोग प्रतिरोधी वैरायटी विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए। किसानों ने सोलर पैनल को लेकर भी संवाद किया। इस दिशा में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने ठोस कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। कृषि मंत्री ने बताया कि चावल पर निर्यात प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। दुनिया में कहीं भी जहां किसानों को चावल उत्पादन के अच्छे दाम मिले, वहां वे उसे बेच सकें, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही न्यूनतम निर्यात मूल्य MAP को भी खत्म कर दिया गया है। किसानों से संवाद के दौरान कीटनाशकों के संतुलित उपयोग और बागवानी में वायरस अटैक को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वैधानिक व्यवस्था के द्वारा खाद और कीटनाशकों को लेकर ठोस प्रबंध किए जा रहे हैं। अमानक खाद, बीज और कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी किसान को अनावश्यक रूप से खाद या कीटनाशक खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए। परीक्षण करके कहाँ किस खाद की जरूरत है, कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से डालें, इस बात का भी प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती का मिशन हमने लॉन्च किया है, एक साथ नहीं लेकिन धीरे धीरे, बिना केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की खेती की तरफ बढ़े, उसके प्रयास भी जारी हैं। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साथ ही किसानों की दैनिक आय का अच्छा जरिया है। ऐसे में युवाओं और किसानों को पशुपालन से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का लाभ लेकर कटनी जिले के गांव खिरहनी कटंगी कला के किसान सुधीर कुमार चंद्रकर ने खेती के साथ बकरी पालन कर मात्र 1 साल में ही 5.5 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी अर्जित की है। किसान सुधीर से प्रेरित होकर अब बकरी पालन के इच्छुक आसपास के गांवों के लोग भी इनके बकरी फार्म में पहुंचकर बकरी पालन के तौर तरीके सीख रहे हैं। कटनी जिले के पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के उप संचालक डॉक्टर RK सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत किसान सुधीर चंद्राकर ने 300 बकरी एवं 15 ब्रीडेबल बकरों को पालन शुरू किया है। बकरी पालन की कुल प्रोजेक्ट कास्ट 60,02,500 रुपये आई, जिसमें किसान को योजना के प्रावधान के अनुसार प्रोजेक्ट लागत का 50% यानी 30 लाख रुपए का शासकीय अनुदान दिया गया।
और बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ने आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि को सशक्त और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पॉपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ना तथा कीटनाशक व तरल उर्वरकों के प्रभावी और संतुलित छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन खरीदने पर अधिकतम 3.65 लाख रुपए या लागत का 60% जो भी कम हो की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा। शेष राशि लाभार्थी को स्वयं ही वहन करनी होगी। इस मद में कुल 368.65 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त चयनित लाभार्थियों को ड्रोन संचालन हेतु पायलट प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 35,000 रुपए की दर से 101 प्रशिक्षणार्थी पर कुल 35.35 लाख रुपए सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। और दिल्ली में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें देश के 12 राज्यों से 122 पैक्स सदस्य शामिल हुए। इस कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष भूटानी ने कहा कि भारत सरकार की सभी योजनाओं में पैक्स की भूमिका को शामिल किया गया है, जिसमें पैक्स जन सेवा केंद्रों, किसान समृद्धि केंद्रों और उर्वरकों की बिक्री में भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता में तकनीक को शामिल कर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने एक काम और शुरू किया कि जितने भी भारत सरकार की स्कीमें हैं उनका इंटीग्रेशन हम पैक्स लेवल पे करेंगे। तो जितनी भी आपको योजनाएं मिलती हैं, चाहे वो आपकी कॉमन सर्विस सेंटर हो, हमने सारे पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। सबको जन औषधि केंद्र बनाने की एक मुहिम जारी है और कृषि समृद्धि केंद्र का काम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डिस्पेंस कर रहे हैं सारे पैक्स। इस तरह हमने कई सारी योजनाओं को जोड़ा भारत सरकार की। आइडिया वाज पैक्स इज एन इंस्टीट्यूशन बैक्ड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और कभी नौकरी की तलाश में प्रदेश गए विनोद कुमार आज उन किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो खेती को घाटे का सौदा बता खेती छोड़ अन्य प्रदेश में मामूली तनख्वाह पर काम करने को लेकर पलायन का रुख अपना लेते हैं। विनोद कुमार के मन में पीएम मोदी का बयान भी घर कर गया है कि जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनो। जिसके बाद क्या था, विनोद कुमार ने खेती को रोजगार में परिवर्तन कर खुद मालिक बनने की ललक ने विनोद कुमार को बना दिया प्रगतिशील किसान। और आज विनोद कुमार खुद खेती कर दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। किसानी में रोजगार के अपार अवसर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है बिहार में शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के काशीबीघा गांव के किसान विनोद कुमार की, जो जिले के किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। ये खुद अपने खेतों में फसल उपजाने के साथ ही आसपास के सैकड़ों किसानों को साथ में जोड़कर किसानों को उनकी उपजाई गई फसल की बिक्री से लेकर उसके विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर किसानों की आय को बढ़ाने के सामूहिक प्रयास में जुटे हैं और ये प्रयास अब रंग भी ला रहा है। विनोद और दूसरे किसानों के सहयोग से गठित काशीबीघा फार्मर प्रोड्यूसर अब कंपनी का रूप ले चुकी है। यह स्थानीय किसानों के द्वारा उपजाई गई मुग्धा धान से चावल का निर्माण कर पैकेजिंग करती है और बाजार में बेचती है। इसी तरह से काला चावल, काला गेहूं का उत्पादन कर इसे मार्केट में बेच रही है। इसके साथ ही हल्दी, धनिया, मिर्च आदि फसलों का उत्पादन कर इससे मसाला तैयार करती है और इसकी पैकेजिंग कर इसे मार्केट में बेचने का काम करती है। विनोद कुमार का कहना है कि उन्हें उद्योग और कृषि विभाग से काफी लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इस बार 20 बीघा से ज्यादा हल्दी फसल लगाए जाने का लक्ष्य है। उनकी माने तो 1 बीघा हल्दी के फसल से 1 लाख रुपए 7 माह में मिल सकते हैं। उनका कहना है कि अभी 20 तरह के पाउडर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें परम का पाउडर, सहजन पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल हैं। इन पाउडरों के शुद्ध और जैविक होने से बाजार में इनकी मांग भी काफी अच्छी है। हल्दी खेती में लगभग 1 बीघा में 1 लाख इनकम होगा सर 7 महीने में। 3 महीने में और भी कोई आप मक्का ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, तो 2 फसल हो सकता है। तो लाख तो हो गया कम से कम आपका 1 बीघा में हल्दी से, और 10-20 हज़ार और भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। 20-22 तरह का पैकेजिंग है, जैसे हमारा हल्दी पाउडर है, सोहजन पाउडर है,
मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, काला चावल है, स्ट्रॉबेरी जैम है, पपीता है। हमको बिहार सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर मिला हुआ है, ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, तो उससे किसान का भी बेनिफिट हो जाता है। सब कम रेट पर उनका हम खेत जोतते हैं और उनका फसल भी काट देते हैं, तो वो भी बेनिफिट होता है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी सुजाता कुमारी ने कहा कि काशी बीघा गांव के किसान जैविक खेती के साथ प्राकृतिक खेती करते हैं, जो जमीन के साथ मनुष्य के सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि उनके इस प्रयास से अन्य लोगों को सीख लेने की जरूरत है। वो नीम के ये को बीज को लेके निकाल के उसको पीस के उसका पाउडर बनाते हैं और उसी का उपयोग वो उस पे वो कीटनाशक की तरह यूज़ करते हैं। वो खेत में वो उसी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा उनके पास वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। इसके अलावा वो और भी बीजामृत, जीवामृत वगैरह भी बनाते हैं। वो इवन कि वो सेलुलोज डिकम्पोज करने के लिए उनके पास ये भी है, सारा डिकम्पोजर वगैरह भी वो बनाते हैं। मतलब वो जैविक खेती को बहुत अच्छे से प्रोत्साहन कर रहे हैं और वो एक सीख है शेखपुरा के लिए कि लोग वहाँ जाएं और देखें कि किस तरह से वो जैविक खेती करके वो कुछ अलग काम कर रहे हैं अन्य किसानों से। उनको लाभ भी इससे अच्छा हो रहा है। लाभ से ज़्यादा वो इस चीज़ का प्रसार कर रहे हैं कि रासायनिक खेती से हटो और सभी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ चले। गौरतलब है कि किसानों की ये कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि कभी धान, गेहूं और मोटा अनाज के रूप में खेसारी, मसूर, चना उगने वाली मिट्टी में आज व्यावसायिक खेती के तौर पर स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च सहित विशेष मिट्टी में उपजने वाली फसलें भी किसानों की कड़ी मेहनत के दम पर अब फल फूल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। और भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज पहल के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दौरा किया। लद्दाख से लौटने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक समाचार पत्र में एक लेख में बताया कि इस आधिकारिक दौरे का उद्देश्य 14,700 फीट की ऊंचाई पर बसे सीमावर्ती गांव हानले में लोगों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझना था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लिखा कि हानले के रास्ते में चांगथांग घाटी में खानाबदोश चरवाहे भेड़ें पालते हैं और कीमती पश्मीना ऊन इकट्ठा करते हैं। खानाबदोश चरवाहों की आजीविका उनके जानवरों पर निर्भर है। खानाबदोश चरवाहों के लिए सरकार ने पशु चिकित्सक के साथ मोबाइल एम्बुलेंस का इंतजाम किया है। अस्थायी आंगनवाड़ी केंद्र भी बच्चों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, जिसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य खानाबदोश जनजातियों की स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लिखा कि लद्दाख के इस सुदूर इलाके में जब हमने खगोल राजदूतों यानी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा प्रशिक्षित उत्साही ग्रामीणों से बातचीत की तो पता चला कि वे गांव में कई होम स्टे भी चलाते हैं, जिनका नाम खगोलीय पिंडों के नाम पर रखा गया है। कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित खगोलीय पिंड हानले में जीवन जीने के तरीके को परिभाषित करते हैं। भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज पहल की बदौलत हानले अब ब्रह्मांडीय पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया है। और मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में 7 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ओडिशा के साथ ही उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, गुजरात में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी भारी बारिश होने की संभावना है। आज तेलंगाना के कुछ स्थानों में भी भारी बारिश हो सकती है। ये संभावना केरल और माहे के लिए भी जताई गई है। उत्तरी भीतरी कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने की संभावना है। इसके विपरीत तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों की तबाही के बाद बारिश का मिजाज थोड़ा ठंडा पड़ा है। फिलहाल तेज़ बारिश की खबर कहीं से नहीं है, लेकिन लोग अब पिछले दिनों हुई तबाही का हिसाब लगा रहे हैं और प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है। अगले कुछ दिनों तक हिमाचल में अधिकांश जगहों पर मानसून की गतिविधियां धीमी रहने का पूर्वानुमान बताया गया है, लेकिन मंडी जिले में आज भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मंडी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आ गई है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। वहीं प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 30 जून को प्याज की कीमत थी 1,150 रुपए। 1 जुलाई को इसके सौदों में 50 रुपए की बढ़त रही, जिसके बाद प्याज का भाव हो गया 1,200 रुपए। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में 30 जून को प्याज की कीमत थी 1,400 रुपए। 1 जुलाई को इसकी कीमत 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,325 रुपए पर आ गया। हालांकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को मिला और प्याज 30 जून और 1 जुलाई को 1,200 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में इस दौरान प्याज की कीमतों में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 30 जून को प्याज 1,250 रुपए पर बिकी। 1 जुलाई को इसके सौदे 325 रुपए टूटकर 925 रुपए पर आ गए। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 30 जून को टमाटर की कीमत रही 2,000 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव टमाटर का हो गया 2,050 रुपए। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ बीते सोमवार टमाटर का भाव रहा 1,500 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 400 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 30 जून को टमाटर की कीमत रही 1,300 रुपए। 1 जुलाई को इसकी कीमत 200 रुपए गिरकर 1,100 रुपए पर आ गई। बात राजस्थान की मंडियों की करें तो यहाँ की बस्सी मंडी में मंगलवार के दिन टमाटर का भाव रहा 3,200 रुपए। जालौर मंडी में टमाटर 2,300 रुपए पर बिका, जबकि सूरतगढ़ मंडी में टमाटर के सौदे 1,150 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। और इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के समशीतोष्ण इलाकों में किसान मक्का, ज्वार और बाजरा की बुवाई जारी रखें। वहीं यहां के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में किसान मक्का के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में
किसान मक्के की बुवाई फिलहाल रोक दें। यहां के किसान धान की बुवाई जारी रखें। पंजाब के किसान भी इस मौसम में धान की रोपाई जारी रखें। पंजाब में ही पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान कपास की बीटी और देसी किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में इस समय भिंडी की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के किसान इस समय मूंग की बुवाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के किसान इस मौसम में धान की नर्सरी लगा लें। यहां के किसान कपास की सिंचाई फिलहाल इस मौसम में रोक दें। साथ ही यहां किसान कपास के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। वहीं राजधानी दिल्ली में इस समय धान, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा लें। यहां इस मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, करेला और कद्दू की बुवाई की जा सकती है। साथ ही दिल्ली के किसान सभी दलहनी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी बनाए रखें। राजस्थान के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान मूंगफली की बुवाई कर लें। वहीं राजस्थान के दक्षिणी आर्द्र मैदानी इलाकों में किसान कपास की बुवाई कर सकते हैं। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों के किसान भिंडी, मक्का और रतालू की बुवाई कर लें। ओडिशा के मध्य पठारी इलाकों के किसान बाजरा की नर्सरी लगा लें। वहीं ओडिशा में ही उत्तर पश्चिमी पठारी इलाकों के किसान तिल, अरहर, मक्का और शकरकंद की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर, कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि 2 महीने के भीतर डीके शिव कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 100 नहीं 200% तय है कि अगले 2 महीनों में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। भारी दबाव के चलते तमिलनाडु सरकार ने शिवगंगा जिले में मंदिर के 27 वर्षीय सुरक्षा गार्ड अजीत कुमार की पुलिस हिरासत में हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हो गया है। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को झंडी दिखाई। औपचारिक रूप से 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा, जो 9 अगस्त तक जारी रहेगी। और आइए अब सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मूंगा ढाबा रामपुर में किसानों से किया संवाद। चौपाल पर चर्चा के दौरान विभिन्न नवाचारों, समस्याओं और भावी नीतियों को लेकर विस्तार पूर्वक की बातचीत। दिल्ली में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष भूटानी ने कहा, सहकारिता में तकनीक को शामिल कर पारदर्शिता को दिया जा रहा है बढ़ावा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की जताई संभावना। सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश की दी गई चेतावनी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।